एवरीवन, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया था कि कैसे स्पर्म जो एक प्रीमोर्डियल जर्म सेल से स्पर्म बनता है और स्पर्म की स्ट्रक्चर उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, हेड, मिडिल पीस एंड टेल। आज हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस की जो सेकेंड टाइप है oogenesis, उसके बारे में पढ़ेंगे। गैमेटोजेनेसिस दो टाइप से होते हैं, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो स्पर्मेटोजेनेसिस हमने पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे oogenesis, ठीक है। तो मादा प्राणी में युग्मक निर्माण की क्रिया को अंडजनन या oogenesis कहते हैं। जो जैसे कि मेल होते हैं, नर होते हैं, उनमें जो युग्मक निर्माण की प्रोसेस को क्या बोल रहे थे, स्पर्मेटोजेनेसिस। उसी प्रकार से मादा प्राणी में युग्मक निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं, oogenesis या अंडजनन कहते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप मादा युग्मक अंडाणु ओवम का निर्माण होता है। मादा प्राणियों में जो मुख्य जननांग होते हैं वो अंडाशय होते हैं। जो नर होते हैं, नर प्राणियों में मुख्य जननांग क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं। और मादा प्राणियों में क्या होते हैं, ओवरी या अंडाशय होते हैं, जिसमें जर्मिनल एपिथीलियम का असर पाया जाता है। यानी जर्मिनल एपिथीलियम इसके अंदर का एक कवर पाया जाता है। मादा युग्मक अंडाणु शुक्राणु की तुलना में आकार में बहुत बड़ा व अगतिशील होता है। जो स्पर्म होते हैं वो एक ही जो इजैकुलेशन होता है उसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म क्या करते हैं, रिलीज किए जाते हैं। लेकिन जो मादा युग्मक होते हैं वो केवल एक ही बनता है। अंडाणु की संख्या कितनी होती है, एक ही होती है। अतः इनकी जो संख्या होती है वो भी कम होती है शुक्राणु की तुलना में। इसका आकार भी शुक्राणु की तुलना में इसका आकार बड़ा होता है और ये अगतिशील होते हैं। शुक्राणु क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, और अंडाणु अगतिशील होते हैं। अंडाणु में पित्त जो योग होता है, कोशिका द्रव्य, प्रोटीन, ग्लाइकोलाइजन एंड केंद्रीय अम्लों की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। जो अंडाणु होते हैं उसमें योग होते हैं, कोशिका द्रव्य, प्रोटीन, ग्लाइकोजन एंड जो अम्लीय केंद्रीय अम्ल हैं उनकी मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। ये 3 महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करता है। यह डिप्लॉइड जाइगोट के लिए हैप्लॉइड क्रोमोसोम का एक सेट उपलब्ध कराता है। जैसे कि मैंने बताया था कि जाइगोट जो होता है उसमें आधे जो गुणसूत्र हैं क्रोमोसोम वो किससे आएंगे, स्पर्म से, और आधे किससे आएंगे, अंडाणु या ओवम से। तो ये डिप्लॉइड जाइगोट के लिए हैप्लॉइड क्रोमोसोम का एक सेट उपलब्ध कराते हैं। यह जाइगोट के संपूर्ण कोशिका द्रव्य की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि शुक्राणु में तो कोशिका द्रव्य नाम मात्र का ही होता है। जो जाइगोट होता है, शुक्राणु में कोशिका द्रव्य होता ही नहीं, और इसमें जो जाइगोट होता है, जाइगोट में जो जितना भी कोशिका द्रव्य होता है वो पूरा कौन उपलब्ध कराता है, अंडाणु उपलब्ध कराता है। ये विकसित हो रहे भ्रूण के लिए आवश्यक भोजन उपलब्ध कराता है। अंडजनन की क्रिया शुक्राणु जनन की तरह ही होती है, किंतु शुक्राणु जनन की तुलना में कुछ जटिल होती है। शुक्राणु जनन की जो क्रिया होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, उससे थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है oogenesis की प्रोसेस। अंडजनन की क्रिया की शुरुआत भी प्रीमोर्डियल जनन कोशिका, हमने देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस है उसमें जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल हैं उससे क्या बन रहे थे, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मेटिड से स्पर्म बन रहे थे। तो शुरुआत किससे हुआ था, प्रीमोर्डियल जनन कोशिका से। इसी तरह से जो अंडजनन है oogenesis है उसकी क्रिया की शुरुआत भी किससे होती है, प्रीमोर्डियल जनन कोशिका से होती है। इस क्रिया को 3 अवस्थाओं में विभेदित किया गया है। इस पहले जो हमने जो स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था उसमें भी 3 अवस्था थी, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था एंड परिपक्वन अवस्था। इसी प्रकार से इसमें भी क्या होती हैं, 3 अवस्था होती हैं, गुणन प्रावस्था मल्टीप्लिकेशन फेज, वृद्धि प्रावस्था ग्रोथ फेज एंड परिपक्वन अवस्था मैचुरेशन फेज, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणन प्रावस्था। इस प्रावस्था में जननिक उपकला जो जर्मिनल एपिथीलियम में उपस्थित जो सेल होती हैं वो बड़ी होकर प्रीमोर्डियम जनन कोशिका बनाती हैं, जो समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर जननिक उपकला से पृथक हो जाती हैं। oogonia या अंडमात्र कोशिका का निर्माण करती हैं। उसे क्या कहते हैं, जो जननिक उपकला है वो उसकी जो एक उपस्थित जो सेल्स होती हैं वो बड़ी होकर प्रीमोर्डियल जनन कोशिका बनाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, oogonia या अंडमात्र कोशिका कहते हैं। oogonia फिर कहीं समसूत्री विभाजन
द्वारा विभाजित होकर प्राथमिक अंडकोशिका मतलब प्राइमरी oocyte एंड पुट्टिकीय या पोषक कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। ये सेल द्विगुणित या डिप्लॉइड होती हैं। जो oogonia बना था, ये oogonia भी इसमें क्या होते हैं, समसूत्री विभाजन होते हैं। वो कई बार समसूत्री विभाजन होकर विभाजित होते हैं, जिससे प्राइमरी oocyte बनते हैं और पुट्टिकीय कोशिका भी बनती हैं, या पोषक कोशिका कह सकते हैं। पोषक कोशिका पुट्टी कोशिका का निर्माण होता है और अंड कोशिका का निर्माण होता है। और ये सेल कौन सी होती हैं, डिप्लॉइड होती हैं। ये देखिए प्राइमरी जर्म सेल है, इससे क्या बना, प्राइमरी जर्म सेल या प्रीमोडियल जनन कोशिका, इससे बना oogonia। ये क्या होते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन फेज है, इसके आकार में वृद्धि हुई, ये oogonia बना। इससे क्या बना, ग्रोथ फेज, इसमें समसूत्री विभाजन हुआ, ये oogonia बना, इसमें वृद्धि हुई, तो ये क्या बने, प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte से क्या बनेगी, सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। तो सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी, जब सेकेंडरी oocyte फिर से डिवाइड होकर क्या बनाएगी, ओवम एंड सेकेंडरी पोलर बॉडी। तो फर्स्ट पोलर बॉडी में भी विभाजन होगा तो दो पोलर बॉडी बनेगी, और ये एक सेकेंडरी oocyte से बनने वाली पोलर बॉडी। तो ये तीनों सेल क्या होती हैं, डीजेनरेट हो जाएगी और ये एक ओवम बनेगा, ये मैच्योर और oocyte। हमने देखा कि उसमें जो एक स्पर्मेटोसाइट होता है, उस स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड सेल या 4 स्पर्म बन रहे थे। इसमें बनने वाले 4 जो कोशिका होती हैं, उसमें से 3 तो क्या हो जाती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं, केवल एक ही काम में आती हैं, ओवम, जिसे मैच्योर, ये है क्या होता है, मैच्योर oocyte होती है। ठीक है। वृद्धि प्रावस्था हमने सबसे पहले पढ़ा था। गुणन प्रावस्था, गुणन प्रावस्था में क्या होता है, जो जनन उपकला होती है, जनन उपकला में उपस्थित सेल क्या होती हैं, बड़ी होकर क्या करती हैं, प्रीमोडियल जनन कोशिका का निर्माण करती हैं, जिसमें समसूत्री विभाजन होता है और क्या बनती हैं, oogonia बनता है। समसूत्री विभाजन से oogonia बना और oogonia आकार में वृद्धि करके क्या बनाएंगे, oogonia से फिर से समसूत्री विभाजन होता है और क्या बनता है, प्राइमरी oocyte बनता है, ये प्राइमरी oocyte। और कुछ पुट्टक कोशिकाएं भी बनेगी। ये पुट्टक कोशिकाएं क्या करती हैं, oocytes को जो पोषक पदार्थ उपलब्ध कराते हैं। प्राइमरी जो oocyte है, इस प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी, और सेकेंडरी oocyte से ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी। तो इन तीनों पोलर बॉडी हैं, ये डीजनरेट हो जाएगी, केवल ओवम ही इसमें क्या आएगा, ओवम ही बनेगा, जो आगे युग्मनज बनाने में काम आएगा। फिर आएगी वृद्धि प्रावस्था। प्राइमरी oocyte वृद्धि प्रावस्था में प्रवेश करती हैं। oogenesis में वृद्धि प्रावस्था एक महत्वपूर्ण प्रावस्था है। जो वृद्धि प्रावस्था है, प्राइमरी oocyte वृद्धि प्रावस्था में प्रवेश करते हैं। इस अवस्था में विकसित होने वाले भ्रूण के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ का संश्लेषण एवं संचय किया जाता है। जो भी आवश्यक पदार्थ होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, उनका संश्लेषण भी इसी में होता है, ग्रोथ अवस्था में, और उसका संचयन भी ग्रोथ अवस्था में होता है। ठीक है। इस प्रावस्था में oocyte स्वयं प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया द्वारा आवश्यक प्रोटीनों का संश्लेषण कर संचित करते हैं। ये जो oocyte हैं, ग्रोथ अवस्था में जो प्राइमरी oocyte हैं, ये क्या करता है, स्वयं प्रोटीन का निर्माण करता है और प्रोटीन का संश्लेषण कर उसे संचित करता है। सभी कशेरुकी जंतुओं में पोषक कोशिका जो नर्व सेल्स होती हैं और फॉलिकुलर सेल्स होती है, oocyte को पोषित कर उसके आकार में वृद्धि करती हैं। पोषक कोशिकाएं, पुट्टी की कोशिकाएं क्या करती हैं, oocyte को पोषण प्रदान करती हैं। अंडाणु में संचित पित्तक संश्लेषण यकृत में किया जाता है। जो अंडाणु में जो संचित पित्तक होता है, उनका संश्लेषण, उनका सिंथेसिस कहाँ होता है, यकृत में होता है। यहाँ से मात्रक रक्त द्वारा परिसंचरित होकर विकसित हो रहे oocyte में स्थानांतरित कर दिया जाता है। संश्लेषण तो इसका कहाँ होता है, यकृत में होता है, और यहाँ से जो मात्रक रक्त होता है उसके द्वारा परिसंचरित होकर oocyte में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अंडाणु में वृद्धि काल बहुत अधिक होता है स्पर्म की तुलना में। स्पर्म का जो वृद्धि काल होता है वो छोटा होता है, जबकि अंडाणु का वृद्धि काल क्या होता है, बहुत अधिक होता है। वृद्धि के दौरान प्राइमरी oocyte के कोशिका द्रव्य, पित्तक की मात्रा तथा केंद्रक में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। जब उसकी ग्रोथ होती है तो उसकी कोशिका द्रव्य में भी वृद्धि होती है, उसके पित्तक की मात्रा में भी वृद्धि होती है और उसका केंद्रक में भी वृद्धि होती है।
वृद्धि प्रावस्था में दो उप प्रावस्थाओं में विभेदित किया गया है। एक होता है पित्तक पूर्व वृद्धि काल और एक होता है पित्तक वृद्धि काल, प्री विटेलोजेनेसिस ग्रोथ पीरियड एंड विटेलोजेनेसिस ग्रोथ पीरियड। ठीक है, तो पित्तक पूर्व वृद्धि काल, इस अवधि में प्राइमरी oocyte के कोशिका द्रव्य की जो मात्रा है एवं केंद्रक के आकार में अत्यधिक वृद्धि होती है। पित्तक पूर्व जो ये जो अवस्था है इसमें क्या बनता है, पित्तक पूर्व मतलब पित्तक बनता ही नहीं है, जो योग है वो नहीं बनता है और उसका संचयन भी नहीं होता है, केवल इसका जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य की मात्रा और केंद्र के आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है और पित्तक का संश्लेषण एवं संचय नहीं होता। और पित्तक वृद्धि काल में प्राइमरी oocyte की जो वृद्धि अवस्था में पित्तक वृद्धि काल महत्वपूर्ण होता है और उसमें क्या बनता है, पित्तक बनता है। इस अवधि में प्राइमरी oocyte में आरक्षित जो खाद्य पदार्थ होता है उनका संश्लेषण एवं संग्रहण किया जाता है। इस अवधि में अंड कोशिका में संचित जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो पहले ग्लाइकोजन, अन्य कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के रूप में होते हैं और सम्मिलित रूप से पित्तक कहलाते हैं। तो पित्तक पूर्व काल एंड पित्तक पूर्व वृद्धि काल और पित्तक वृद्धि काल में मेन डिफरेंस ये है कि इसके अंदर क्या होता है, केवल कोशिका द्रव्य की मात्रा और केंद्र के आकार में वृद्धि होती है और इसके अंदर क्या होता है, जो पित्तक होता है, योग होता है, उस योग का न तो सिंथेसिस होता है ना ही इसका संचयन होता है। ठीक है, और पित्तक वृद्धि काल में क्या होता है, इसका खाद्य पदार्थ का संग्रहण होता है, यानी पित्तक बनता है, योग बनता है। और योग किसे कहेंगे हम, योग इस अवधि में जो अंड कोशिका में संचित जो भोज्य पदार्थ हैं, जो पहले ग्लाइकोजन, अन्य कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड वसा के रूप में होते हैं, इन सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, योग कहते हैं। ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, योग बनाते हैं, पित्तक बनाते हैं। यह आरक्षित भोज्य पदार्थ भ्रूणीय विकास के समय प्रयुक्त होते हैं। जब भ्रूणीय विकास होता है, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तब ये भोज्य पदार्थ उस समय प्रयुक्त होते हैं। अब पित्तक के क्या क्या कार्य हैं वो देखेंगे। ये विकसित हो रहे भ्रूण की जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु आवश्यक ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। जो भ्रूण की जैविक क्रियाएं होती हैं उन सभी क्रियाओं के संचालन के लिए, कि वो अच्छे से वो सारी क्रियाएं अच्छे से चलती रहे, उसके लिए ऊर्जा कौन उपलब्ध कराता है, पित्तक, जो योग है वो उपलब्ध कराता है। भ्रूणीय वृद्धि के लिए यह आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। जो भ्रूणीय वृद्धि होती है उसके लिए आवश्यक तत्व उपलब्ध कराता है। भ्रूण में आवश्यक पदार्थों के संश्लेषण हेतु संश्लेषणात्मक सामग्री उपलब्ध कराते हैं। जो भी आवश्यक पदार्थ हैं भ्रूण के में, उन सभी आवश्यक पदार्थों के लिए जो संश्लेषणात्मक सामग्री चाहिए, जैसे किसी चीज़ को बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, उसी टाइप से भ्रूण में जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उनको बनाने के लिए, उनको संश्लेषण करने के लिए संश्लेषणात्मक सामग्री कौन उपलब्ध कराता है, योग या पित्तक उपलब्ध कराता है। पित्तक अंडों के आकार, विदलन के प्रकार, अंड द्रव्य में विभेदन, अंड द्रव्य के विभेदन, विकास के प्रकार तथा गैस्ट्रुलेशन के दौरान कोरक खंडों की मॉर्फोजेनिक जो संरचना विकास गति है, मॉर्फोजेनिक मूवमेंट को प्रभावित करता है। पित्तक अंडों के आकार को भी प्रभावित करेगा। अगर पित्तक की मात्रा ज़्यादा होगी तो पित्तक के आधार पर अंडों के प्रकार हम आगे पढ़ेंगे, तो अंडों के प्रकार को भी प्रभावित करेगा। विदलन के प्रकार को, विदलन भी हम आगे पढ़ेंगे, विदलन के प्रकार को, अंड द्रव्य के विभेदन, विकास के प्रकार और गैस्ट्रुलेशन के दौरान जो कोरक खंड बनते हैं, उन कोरक खंडों की जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट हो उसको भी प्रभावित करता है योग। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम परिपक्वन अवस्था। परिपक्वन अवस्था क्या होती है, जब एक प्राइमरी oocyte में वृद्धि अवस्था पूरी हो जाती है। जब प्राइमरी oocyte में वृद्धि अवस्था पूरी होती है तब तक अर्धसूत्री विभाजन शुरू हो जाता है। वृद्धि अवस्था पूरी होती तब तक क्या स्टार्ट हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन शुरू हो जाता है। प्राइमरी oocyte में अर्धसूत्री विभाजन उस तरह नहीं होता है जैसा कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में विभाजन के फलस्वरूप 4 समान आकार की पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। तो इसका जो अर्धसूत्री विभाजन होता है प्राइमरी oocyte का, वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के समान नहीं होता है, क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब विभाजन होता है अर्धसूत्री, तो उसे हमें 4 प्रकार की पुत्री कोशिकाएं मिलती हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। परंतु अंडाणु कोशिका में खाद्य पदार्थों के संचय के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है। परिपक्वन अवस्था में प्रवेश करने वाले प्राइमरी oocyte के केंद्रक झिल्ली टूट जाती है
जो परिपक्वन अवस्था होती है उसमें प्रवेश करने वाले जो प्राइमरी oocyte हैं कि केंद्रक झिल्ली टूट जाती है और गुणसूत्र केंद्रक द्रव्य मुक्त होकर कोशिका द्रव्य में समायोजित हो जाते हैं। ठीक है, गुणसूत्र अंड कोशिका की परिधि पर आकर, जैसे कि हमने देखा जो केंद्रक होता है, प्राइमरी oocyte होते हैं, उस प्राइमरी oocyte की जो केंद्रक झिल्ली होती है, बाहर सबसे पहले कोशिका झिल्ली और अंदर केंद्रक झिल्ली, तो केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में कोशिका द्रव्य, तो जो केंद्रक झिल्ली है वो केंद्रक झिल्ली टूट जाती है और उसमें जो स्थित केंद्रक के अंदर जो स्थित होने वाले जो गुणसूत्र होते हैं और जो केंद्रक द्रव्य होते हैं वो मुक्त होकर कहाँ आ जाते हैं, कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं। गुणसूत्र अंड कोशिका की परिधि पर आकर कोशिका सतह पर समकोण पर जमा हो जाते हैं। कोशिका की जो अंड कोशिका है, इस अंड कोशिका की परिधि पर आकर क्या हो जाते हैं, समकोण पर जमा हो जाते हैं और तारक काय 2 तारक केंद्रों में विभाजित हो जाता है। ये तारक केंद्र विपरीत ध्रुवों की तरफ जाकर तारक किरणों का निर्माण करते हैं। 2 तारक केंद्र हैं, 1 और 2। इन दोनों तारक केंद्रों के में क्या हो जाता है, दोनों तारक केंद्र विभाजित हो जाते हैं और दोनों विपरीत, एक ऊपर की तरफ रहेगा, एक नीचे की तरफ, और इनके बीच में क्या बन जाती है, तारक किरणों का निर्माण हो जाता है। और तारक किरणें गुणसूत्र के सेंट्रोमियर से जुड़ी होती हैं। ये 2 तारक केंद्र इससे क्या जुड़े हुए हैं, गुणसूत्र, तो गुणसूत्रों के जो सेंट्रोमियर होते हैं, इस सेंट्रोमियर से तारक किरणें जुड़ जाती हैं। जब गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं तो इसी समय कोशिका द्रव्य में एक छोटा सा उभार विकसित होता है। जब गुणसूत्र विपरीत ध्रुव पर पहुंच जाते हैं तो कोशिका में एक छोटा सा उभार विकसित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसमें नवनिर्मित अगुणित केंद्रक पाया जाता है। और ये टूट कर अलग, ये जो उभार बना, ये उभार टूट कर अलग हो जाता है, जिसे प्रथम पोलर बॉडी या फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। जैसे ही दोनों गुणसूत्र हैं वो विपरीत ध्रुव पर पहुंच जाते हैं, तो उसी समय विपरीत ध्रुव पर पहुंचने पर जो अंड कोशिका होती है, इस अंड कोशिका में ऊपर की तरफ एक छोटा सा उभार निकलता है। उभार में क्या होता है, एक नवनिर्मित अगुणित केंद्रक हो जाता है। और ये जब उभार क्या होते हैं, टूटकर अलग हो जाते हैं, इसे प्रथम पोलर बॉडी कहते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। इसमें एक अगुणित केंद्रक व नाव मात्र का कोशिका द्रव्य पाया जाता है। किसके अंदर, फर्स्ट पोलर बॉडी के अंदर एक अगुणित केंद्रक होता है और नाम मात्र का कोशिका द्रव्य होता है। दूसरा भाग जिसमें अधिकतम कोशिका द्रव्य तथा एक अगुणित केंद्रक पाया जाता है। एक तो छोटा सा भाग जो अलग हुआ और एक जो सबसे बड़ा वाला भाग है जिसके अंदर अधिकतम कोशिका द्रव्य और एक अगुणित केंद्रक पाया जाता है, उसे क्या कहेंगे, द्वितीयक अंडाणु कोशिका, सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी oocyte है, इससे छोटा सा उभार निकला, वो उभार अलग हो गया, तो दो को, एक तो छोटा और एक बड़ा। तो छोटा है वो क्या है, फर्स्ट पोलर बॉडी, और जो बड़ा है जिसमें अधिकतम कोशिका द्रव्य होता है और एक अगुणित केंद्रक होता है, उसे क्या कहेंगे, द्वितीयक अंडाणु कोशिका है, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte में अब द्वितीय परिपक्वन विभाजन होता है। द्वितीय परिपक्वन विभाजन कौन सा होगा, समसूत्री विभाजन। ठीक है, जिसके फलस्वरूप एक द्वितीयक पोलर बॉडी एंड एक अंडाणु बनेगा। जब सेकेंडरी oocyte में समसूत्री विभाजन होगा, जिसे द्वितीय परिपक्वन विभाजन कह रहे हैं। प्रथम परिपक्वन विभाजन का हुआ था, सेकेंडरी oocyte में जब द्वितीय परिपक्वन विभाजन होता है, जो कौन सा होता है, समसूत्री विभाजन, जिसके फलस्वरूप एक द्वितीय पोलर काय और अंडाणु का निर्माण होता है। पूर्व में निर्मित जो प्रथम पोलर काय होता है, इस प्रथम पोलर बॉडी का भी द्वितीय परिपक्वन विभाजन होता है, तो कुल टोटल 4 सेल बनती है। एक तो जो सेकेंडरी oocyte है उससे बना, एक तो बना सेकेंडरी पोलर बॉडी और एक बना अंडाणु, तो एक पोलर बॉडी ये हो गई, और एक जो प्राइमरी पोलर बॉडी है उसके विभाजन से बने 2 पोलर सेल, तो टोटल कितनी पोलर सेल हो गई, 3। एक तो प्राइमरी पोलर बॉडी से बना और एक जो सेकेंडरी oocyte से बना, ये 2 उससे और एक इससे, तो टोटल कितने हो गए, 3, और एक अंडाणु 4, तो टोटल 4 सेल बनती हैं। इनमें से केवल अंडाणु ही सक्रिय मादा युग्मक के रूप में कार्य करता है और शेष 3 पोलर बॉडी क्या होती हैं, विलुप्त हो जाती हैं या डीजनरेट हो जाती हैं। ठीक है, अब जैसे कि इसकी पूरी स्टेप हम देख लेते हैं। प्रीमोडियल जनन कोशिका जो द्विगुणित होती है, इसमें समसूत्री विभाजन होगा तो oogonia या अंड मात्र कोशिका बनेगी, जो क्या होती है, ये भी द्विगुणित होगी। इसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन से
प्राथमिक oocyte बनेगा और पुट्टीय कोशिका या पोष्य कोशिका, ये क्या करती हैं, जो oocyte बने उन oocyte को पोषण प्रदान करती हैं पुट्टिकीय कोशिका या पोषक कोशिका। ठीक है। प्रीमोडियल जर्म सेल से ऊगोनिया से प्राथमिक oocyte। अब प्राथमिक oocyte क्या होती हैं, इसके आकार में अत्यधिक वृद्धि होता है, पित्तक का संचय, कोशिकांगों व कोशिका द्रव्य की मात्रा में बढ़ोतरी होती है। ये प्राथमिक oocyte है। इसमें क्या हुआ, इसमें आकार में वृद्धि होती है, जिससे क्या बनते हैं, आकार में अत्यधिक वृद्धि, पित्तक का संचय होता है, कोशिकांगों और कोशिका द्रव्य की मात्रा में बढ़ोतरी होती है। प्रथम परिपक्वन विभाजन, प्राथमिक oocyte में क्या होता है, प्रथम परिपक्वन विभाजन होता है। ये प्रथम परिपक्वन विभाजन कैसा होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस अर्धसूत्री विभाजन से एक तो बनेगा द्वितीयक oocyte और एक बनेगा प्रथम पोलर बॉडी। जो द्वितीयक oocyte होता है, अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है, आधी रह जाती है। तो द्वितीयक oocyte में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, ये अगुणित होता है। और इधर ये प्रथम पोलर बॉडी। द्वितीय पोलर बॉडी में द्वितीय परिपक्वन विभाजन होगा। द्वितीय परिपक्वन विभाजन कौन सा होता है, समसूत्री विभाजन होगा, जिससे क्या बनेगा, एक तो बनेगा अंडाणु और एक बनेगा द्वितीय पोलर काय। तो जो प्रथम परिपक्वन विभाजन होता है, मतलब जो प्राथमिक oocyte है, उस प्राथमिक oocyte से एक तो बनेगा द्वितीय oocyte और एक बनेगा प्रथम पोलर काय। और इसमें द्वितीय परिपक्वन विभाजन होगा जो समसूत्री होगा, जिससे बनेगा अंडाणु और द्वितीयक पोलर बॉडी जो विलुप्त हो जाती है। और प्रथम पोलर बॉडी में भी विभाजन होता है, जिससे क्या बनेंगे, पोलर बॉडी। तो हम देख सकते हैं ये जो प्राइमरी oocyte है, इस प्राइमरी oocyte से टोटल कितनी सेल्स बनती हैं, 1, 2, 3 और 4, टोटल 4 कोशिका बनती हैं। उसमें से केवल अंडाणु ही क्या करता है, फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें भाग लेता है। बाकी की जो 3 कोशिकाएं होती हैं, द्वितीयक पोलर काय जो द्वितीयक oocyte है उससे बनती हैं, और एक प्रथम पोलर काय जिससे बनने वाली 2 पोलर बॉडीज। तो ये तीनों पोलर बॉडी क्या हो जाती हैं, डीजनरेट हो जाती है या विलुप्त हो जाती है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं कि सबसे पहले कि इसकी जो स्टेज होती हैं, सेल स्टेज, उस सेल स्टेज का सीक्वेंस क्या है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले प्रीमोडियल जनन कोशिका, इससे बनेगा ऊगोनिया से प्राथमिक oocyte से द्वितीयक oocyte, द्वितीयक oocyte से अंडाणु प्लस द्वितीयक पोलर कोशिका, प्राथमिक oocyte से द्वितीयक oocyte और प्राइमरी पोलर बॉडी, और द्वितीयक oocyte से अंडाणु और द्वितीयक पोलर काय। ठीक है। इसमें जो तारक केंद्र होते हैं, वो तारक केंद्र विभाजित होकर जब विपरीत ध्रुवों पे जाते हैं, तो उनके बीच में क्या बनती हैं, तारक किरणें बनती हैं। तारक किरणें गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर से जुड़ जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट इसकी फेज कौन सी है, ग्रोथ फेज। ये आपका oogenesis कंप्लीट।